आइए आज हम स्टडी करेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग। अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। तो देखिए कह रहा है कि जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि किसी व्यापक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र समीकरण 1.27 द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह देखिए समीकरण 1.27 है ई इक्विवेलेंट। अगर दो सीधी लाइन और ऊपर थोड़ा सा हल्की सी तरंगदार लाइन किसी हो तो इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, मतलब लगभग इसके बराबर। तो ई इक्विवेलेंट टू 1/4πε0 समेसन आल डेल्टा वी रो डेल्टा वी अपान आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप। तो ये कह रहा है कि अगर व्यापक रूप में देखा जाए तो हम विद्युत क्षेत्र को इस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। व्यापक रूप मतलब बड़े पैमाने पर। तो वही कह रहा है कि जैसा कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि किसी व्यापक आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र समीकरण 1.27 द्वारा व्यक्त किया जाता है। कुछ विशिष्ट प्रकरणों को छोड़कर व्यवहार में इस समीकरण में सम्मिलित संकलन अथवा समाकलन की प्रक्रिया दिक् स्थान के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित नहीं की जा सकती। फिर से पढ़िए, कह रहा है कुछ विशिष्ट प्रकरणों को छोड़कर व्यवहार में इस समीकरण में सम्मिलित संकलन अथवा समाकलन। अंग्रेजी में देखिए समेसन आर इंटीग्रेशन। समेसन का मतलब पूरा जोड़ कुल मिलाकर के, या समाकलन मतलब इंटीग्रेशन की प्रक्रिया दिक् स्थान यानी खाली जगह के सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र प्राप्त करने के लिए कार्यान्वित नहीं की जा सकती। मतलब हर जगह वो फार्मूला लागू नहीं हो सकता। तथापि कुछ सममित आवेश विन्यासों के लिए गाउस नियम का उपयोग करके विद्युत क्षेत्र को सरल ढंग से प्राप्त करना संभव है। तो कह रहा है कि सममित आवेश मतलब सिमेट्रिकल, जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग सब जगह एक जैसी हो, यानी सिमेट्रिकल हो, जैसा हमने सममित के बारे में बायोलॉजी में पढ़ा है। जैसे हमारा शरीर द्विपार्श्व सममिति है, यानी दो बराबर भागों में अगर काटा जाए खड़ा खड़ा तो दोनों बराबर भाग होंगे। का मतलब कि सममित का मतलब ये है कि सिमेट्रिकल आवेश विन्यास। कुछ उदाहरणों से इसे आसानी से समझा जा सकता है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दे करके समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र कहाँ कहाँ किस प्रकार से निकाला जाता है। तो पता चलेगा कि हर जगह यह 1.27 समीकरण जो है वो लागू नहीं हो पा रहा है या कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो पहला आ जा रहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो कोई अनंत लंबाई का तार है, सीधा है, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग यानी अनंत लंबाई स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ड वायर। सीधा तार होना चाहिए, सब जगह बराबर मोटाई होना चाहिए और इसमें सब जगह आवेश भी समान होना चाहिए। इस बात को ध्यान देना। देखिए प्लस 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 करके सब जगह समान आवेश का वितरण है। तो इसको देखते हैं। तो देखते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार, यानी पूरे तार में आवेश एक समान है और तार सीधा है और लंबाई उसकी अनंत है। तो उसमें विद्युत क्षेत्र हम लोग निकालने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि किसी अनंत लंबाई के एक समान रैखिक आवेश घनत्व डेल्टा के सीधे पतले तार पर विचार कीजिए। जाहिर सी बात है कि आवेश घनत्व जब हमने पढ़ा था तो एक तार के लिए अपान डेल्टा लैम्डा आया था और एक क्षेत्रफल के लिए
डेल्टा एस नीचे आया था, और अगर गोला था स्फीयर या कोई ऐसा वस्तु जिसमें 3 विमाएँ हों, 3 डायमेंशनल हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो नीचे वॉल्यूम आया था यानी आयतन आया था। तो अगर सीधा तार है जिसकी लंबाई है तो आवेश घनत्व तो रैखिक आवेश घनत्व कहलाएगा, और इसे लैम्डा से लिखा जाता है। तो वही कह रहा है कि किसी अनंत लंबाई के एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के सीधे पतले तार पर विचार कीजिए। स्पष्ट रूप से यह तार एक सममित अक्ष है, यानी सिमेट्रिकल, सब जगह बराबर अक्ष है यानी एक्सिस है। मान लीजिए हम O से P की दिशा में ध्रुवांतर यानी त्रिज्य सदिश लेकर इसे तार के चारों ओर घूर्णन कराते हैं। तो O से P की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए O बिंदु है, यहाँ पर P है, और ये एक प्लेट जैसा है जो इस तार के 90 डिग्री पर है मान लीजिए। तो वही कह रहा है कि ये R त्रिज्या है, ये P है। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए कि हम O से P की दिशा में, O से P की दिशा में ध्रुवांतर यानी त्रिज्य सदिश, ध्रुवांतर मतलब ध्रुव, जाहिर सी बात है प्लस है तो कहीं माइनस होगा, ध्रुवों का अंतर होगा। तो वही कह रहा है कि मान लीजिए हम O से P की दिशा में ध्रुवांतर यानी त्रिज्य सदिश लेकर उसे तार के चारों ओर घूर्णन कराते हैं। त्रिज्य सदिश जाहिर सी बात है कि अगर एक ये हम वृत्त बना दें, सर्किल बना दें, इस तार को मुख्य अक्ष मान करके, यानी इसको धुरा मान करके इस धुरी पर कोई वृत्त को ऐसे घुमाएं, तो तब क्या स्थिति होगी। तो वही कह रहा है कि O से P की दिशा में ध्रुवांतर लेकर इसे तार के चारों ओर घूर्णन कराते हैं, मतलब ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त बिंदु P, P डैश, P डबल डैश आवेशित तार के संदर्भ में संपूर्ण रूप से तुल्य है। तो ये कह रहा है कि इस तरह से ऐसे पथ में घूमेगी कोई त्रिज्या, तो इस तरह से ये P पॉइंट भी आएगा, P डैश भी आएगा, P डबल डैश भी आएगा, और ये P1 P2 जो है मुख्य अक्ष है जिस पर ये घूम रहा है, जैसे कोई पहिया अपने धुरा पे घूमता है। इस प्रकार से इससे यह उपलक्षित होता है कि उन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होना चाहिए, इन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि त्रिज्या R हर जगह है, तो केंद्र से यहाँ से जो धुरी है P, P डैश, P1 P2, इससे समान दूरी पर सारे बिंदु हैं, तो इनमें विद्युत क्षेत्र जो है समान होना चाहिए। तो वही कह रहा है विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होना चाहिए, मतलब दिशा तो अलग अलग हो सकती है लेकिन परिमाण समान होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम बिंदु को देखें तो ये चूंकि धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण अगर इस धन आवेश के कारण देखें तो इधर को ये देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि धनावेश के कारण बाहर की ओर विद्युत बल रेखाएं जाती हैं। अगर यहाँ पर कोई प्लस चार्ज हो और इस पिंड पर निकालें इस पॉइंट पर, तो इधर को जो है हमारा विद्युत क्षेत्र जाएगा। इसी प्रकार इस पॉइंट पर हो कोई, तो इस तरह बाहर की ओर इधर को विद्युत क्षेत्र जाएगा, यानी ये विद्युत क्षेत्र जो होगा R पर, तो इन दोनों का परिमाण भी यहीं से जाएगा, यानी रिजल्टेंट भी यहीं से जाएगा। तो देखिए कह रहा है प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अरीय यानी त्रिज्यीय होनी चाहिए। यदि लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 तो बहिर्मुखी, तथा यदि लैम्डा इज स्मॉलर देन 0 तो अंतर्मुखी। यह चित्र 1.29 से स्पष्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि लैम्डा अगर कम है यानी रैखिक आवेश घनत्व तो निगेटिव है, 0 से कम का मतलब निगेटिव, तो जाहिर सी बात है कि निगेटिव होगा तो ये अंतर्मुखी हो जाएगा। बहिर्मुखी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, यानी लैम्डा हमारा 0 से ज़्यादा होना चाहिए, तो बाहर की ओर रैखिक आवेश घनत्व होगा। अगर लैम्डा का मान 0 से कम है यानी निगेटिव है, तो इसका मतलब अंदर को रैखिक घनत्व होगा। यह चित्र 1.29 से स्पष्ट है। जाहिर सी बात है कि लैम्डा का मान 0 से कम है, तो ये तभी संभव है जब ये धन आवेश की जगह ऋण आवेश हो। अब आगे देखते हैं।
अब कह रहा है ये चित्र 1.29 का ए अभी हमने देखा, अब बी को देखते हैं। कह रहा है दर्शाए अनुसार तार के रैखिक अवयवों P1 तथा P2 के युगल पर विचार करें। तो P1 तथा P2 के युगल पर, अब देखिए यहाँ पर एक सिलिंड्रिकल एक्सिस के यहाँ पर वृत्त खींचा, यहाँ पर वृत्त खींचा और इसको ऐसे मिला दिया, तो ये जो हमारी अक्ष थी इस पे एक सिलिंड्रिकल एक एरिया निकल के आ गया सिलिंड्रिकल। तो अगर यहाँ से पर देखें P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, चूंकि ये धन आवेश है तो बाहर की ओर होगी, ये देखिए बाहर की ओर दिखाया भी गया है। यही कह रहा है कि दर्शाए अनुसार तार के रैखिक अवयवों P1 तथा P2 के युगल पर विचार करें। तो P1 तथा P2 की बात कहने का मतलब ये है कि ये P1 है और ये P2 है। इस युगल के दो अवयवों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्रों को संकलित करने पर प्राप्त परिणामी विद्युत क्षेत्र अरीय होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों बिंदु जो P हैं, P1 और P2 हैं, तो इनके दो अवयव लिए जाएं, यानी दो टुकड़े लिए जाएं, छोटे खंड लिए जाएं। तो कह रहा है इस युगल के दो अवयवों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को संकलित करने पर, यानी समेशन करने पर, एक साथ जोड़ने पर प्राप्त परिणामी विद्युत क्षेत्र अरीय होता है, यानी त्रिज्यीय होता है, यानी जो अक्ष है उसके त्रिज्य दिशा में होता है, ऐसे ऐसे सब जगह, ये कहने का मतलब। अब देखिए क्या कर रहा है, ध्रुवांतर के अभिलंब अवयव एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हम ध्रुवांतर जो ये मान लीजिए एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, इस तरह माने अगर, तो यहाँ पर इसके कारण इधर को विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, इसके कारण इधर को विद्युत क्षेत्र होना चाहिए, तो इस प्लस के कारण इधर को हो जाएगा, इस प्लस के कारण इधर को। तो ये दिशाएं चूंकि विपरीत हैं और परिमाण बराबर है तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो वही बात कह रहा है। तो जो मेन विद्युत क्षेत्र होगा वो इसी अरी यानी रेडियल डायरेक्शन में होगा, यानी त्रिज्यीय दिशा में होगा, जिधर इसको धुरा को काटने पर इसकी त्रिज्या ऐसे ऐसे होगी। तो त्रिज्यीय होगा इसका आवेश घनत्व। अब कह रहा है यह इस प्रकार के सभी गुणों के लिए सत्य है, यानी इस प्रकार के सभी जोड़ों के लिए ये सत्य है। अतः किसी भी बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र अरीय है। तो सीधी सी बात है कि किसी भी बिंदु P पर जितना भी विद्युत क्षेत्र है वो सब रेडियल है, यानी अरीय है। अंत में चूंकि तार अनंत है, तार की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र बिंदु P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देना है कि चूंकि तार अनंत है तो तार की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र बिंदु P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। चूंकि तार अनंत है तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो ये कह रहा है कि तार के अनुदिश मतलब तार की दिशा में इस प्रकार से अगर चलें, तार की दिशा में इधर चलें या इसके ऊपर इधर को चलें, तो कह रहा है कि चूंकि तार अनंत है तो तार की लंबाई के अनुदिश विद्युत क्षेत्र बिंदु P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। स्थिति पर निर्भर इसलिए नहीं करता कि ये P को आप यहाँ मान लीजिए, तो भी ये P बिंदु को अगर यहाँ मानेंगे तो भी त्रिज्यीय ही होगा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि अनंत लंबाई पर है तो चाहे जहाँ जाएंगे अरीय ही होगा। तो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि ये बिंदु P हम कहाँ ले रहे हैं, सब जगह इधर को ही विद्युत क्षेत्र होगा अरीय यानी त्रिज्यीय दिशा में। संक्षेप में तार को अभिलंब काटने वाले तल में विद्युत क्षेत्र हर स्थान पर अरीय है तथा इसका परिमाण केवल त्रिज्य दूरी r पर निर्भर करता है। तो ध्यान देना है कि कहने का मतलब ये है कि बिंदु P पर निर्भर नहीं करता बल्कि इस त्रिज्या r पर निर्भर करता है। यानी जब हम किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकालते थे तो फार्मूला क्या था, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो जो 1/r² के हिसाब से ये विद्युत क्षेत्र हमारा बदल रहा है, यानी जितना दूरी जाएंगे तो 1/r² के हिसाब से
विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो इसका मतलब दूरी जाने पर मतलब ये त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो त्रिज्या के बढ़ने घटने के आधार पर विद्युत क्षेत्र घट बढ़ रहा है। तो इसीलिए कह रहा है कि हर स्थान पर विद्युत क्षेत्र ई है तथा इसका परिमाण केवल त्रिज्य दूरी r पर निर्भर करता है। त्रिज्य दूरी r यानी r कम होगी तो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, r ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। अब कह रहा है विद्युत क्षेत्र परिकलन करने के लिए चित्र 1.29b जो ये हम देख रहे हैं दर्शाए अनुसार किसी बेलनाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना कीजिए। ये मान लीजिए बेलनाकार हमने कोई गौसीय सरफेस ले लिया, गौसीय पृष्ठ ले लिया। चूंकि विद्युत क्षेत्र हर स्थान पर अरी है यानी त्रिज्यीय है तो बेलनाकार गौसीय पृष्ठ के दो सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इसको जो है मान लें कि ये जो है हमारा अरी है, विद्युत क्षेत्र अरी है, तो इस कोने पर और इस कोने पर भाई पूरी बल रेखाएं तो ऐसे ऐसे गुजर रही हैं, इस तरह नहीं गुजर रही हैं। तो इसलिए इधर को और इधर को विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो वही कह रहा है कि बेलनाकार गौसीय पृष्ठ के दो सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य है। तो बेलनाकार जो सरफेस है इसके इस सिरे से और इस सिरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जीरो है। क्यों? क्योंकि इधर को जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जो फ्लक्स होगा वो उसकी दिशा इधर को होगी। इधर को जो विद्युत क्षेत्र होगा इधर को, उसका फ्लक्स किधर को होगा, तो एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इसलिए विद्युत फ्लक्स गौसीय सरफेस के दोनों सिरों से गुजरने वाला फ्लक्स शून्य होगा। या यूं कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं तो अरीय हैं, इस तरफ होंगी ही नहीं, न इधर न इधर, तो इसलिए कोई विद्युत क्षेत्र नहीं हो की रेखाएं नहीं होंगी यानी फ्लक्स नहीं होगा, तो यानी जीरो होगा। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जो प्लस प्लस चार्ज है, अगर पॉइंट चार्ज की बात करें तो गोल स्फेरिकल होगा पॉइंट चार्ज, तो चारों ओर विद्युत बल रेखाएं होंगी, तो इधर को भी होंगी तो इधर भी फ्लक्स होगा, और इधर को भी होंगी तो इधर भी फ्लक्स होगा बिंदु आवेश के कारण। लेकिन अगर इस पर देखें कि यह रेखीय लंबाई को आधार माना जाए तो केवल विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय होंगी, इधर और इधर को होंगी ही नहीं, तो फ्लक्स जीरो होगा। पृष्ठ के बेलनाकार भाग पर विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के हर बिंदु पर अभिलंबवत है। तो पृष्ठ का जो बेलनाकार भाग है यानी ये वाला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ इस तरह जो है, तो कह रहा है पृष्ठ के बेलनाकार भाग पर विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के हर बिंदु पर लंबवत है। देखिए इस तरह, अगर ये कोण 90 डिग्री माना जाए तो विद्युत क्षेत्र हर जगह लंबवत है तथा केवल r पर निर्भर होने के कारण इसका परिमाण नियत है। तो चूंकि r पर केवल निर्भर है तो ये p पॉइंट चाहे यहाँ लिया जाए, चाहे यहाँ लिया जाए, चाहे यहाँ लिया जाए, अगर ये r दूरी पर है तो सब जगह विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा। वक्रित पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RL है। तो जो भी हमारा सिलेंडर होता है उसका जो ये मुड़ा हुआ पृष्ठ होता है, वक्रीय पृष्ठ होता है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RL होता है। और ये जो वृत्ताकार पृष्ठ है इसका पाई r² होता है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। यहाँ पर देखिए जो यल दिया गया है, ये यल इस सिलेंडर की लंबाई है, यहाँ पर दिया गया है, और r जो है त्रिज्या है। ये r जो है त्रिज्या है। अब देखिए गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो गौसीय पृष्ठ अब हमारा कौन सा हो जाएगा? गौसीय पृष्ठ की अगर हम बात करें तो चूंकि इधर और इधर फ्लक्स जीरो है, तो ये जो मुड़ा हुआ वक्रित पृष्ठ है सिलेंडर का,
यही गाउसी प्लेन होगा। तो गाउसी सरफेस का क्षेत्रफल ये, इसी पर हम लोग इसी को गाउसी पृष्ठ मानेंगे। तो गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? पृष्ठ के वक्रित बेलनाकार भाग से गुजरने वाला फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? तो ये हो जाएगा E इंटू वक्रित भाग से का क्षेत्रफल, तो 2πRL हो जाएगा। तो कितनी विद्युत बल रेखाएं यानी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, और कितना क्षेत्रफल है वो 2πRL है। यही पूरा फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि किसी क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाएं ही विद्युत फ्लक्स होती हैं। तो ये विद्युत बल रेखाओं के लिए E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्षेत्रफल के लिए 2πRL हो गया। 2πR देखिए वृत्त की परिधि होती है, और चूंकि सिलेंडर में उसकी लंबाई भी है, तो यह लंबाई ले लिया और वृत्त की परिधि ले लिया। तो इस तरह से फार्मूला भी आप याद करने में आपको आसानी रहेगी। अब पृष्ठ में लैम्डा एल के बराबर आवेश सम्मिलित है, इसको ध्यान देना है। जो पृष्ठ है उसमें लैम्डा एल के बराबर आवेश सम्मिलित है। क्योंकि जो सिलेंडर है उसकी लंबाई एल है, और एक बिंदु पर लैम्डा जो है आवेश है, तो एल लंबाई पर लैम्डा इंटू एल हमारा आवेश होगा, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व हमारा लैम्डा है। तो पूरे पृष्ठ में अगर निकाले तो उसमें पृष्ठ की लंबाई से गुणा कर देंगे, तो पूरे जो सिलेंडर है उसके पृष्ठ पर यानी वक्रित पृष्ठ पर आवेश निकल आएगा। तो ये आवेश हो गया लैम्डा एल। यहाँ पर देखिए रेखीय आवेश घनत्व डेल्टा क्यू अपान डेल्टा एल है। तो एल लंबाई का जब हमारा सिलेंडर है, तो उस पूरे पर अगर ये आवेश निकालें तो ये डेल्टा एल इधर चला जाएगा। तो लैम्डा इंटू डेल्टा एल होगा छोटे लंबाई के लिए, लेकिन अगर पूरे सिलेंडर की लंबाई एल ले रहे हैं तो ये पूरा आवेश डेल्टा क्यू की जगह क्यू हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल होगा। तो वही चीज यहाँ पर डायरेक्ट लिखी जा रही है कि पृष्ठ में लैम्डा एल के बराबर आवेश सम्मिलित है। तब गाउस नियम के अनुसार क्या होगा? जो फ्लक्स है E इंटू 2πRL ये हो जाएगा लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है फाई इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो वही चीज जो है ये भी फ्लक्स है, E इंटू 2πRL इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स बराबर, तो Q की जगह ये लैम्डा एल लग दिया, क्योंकि यही आवेश है। तो आवेश Q की जगह लैम्डा एल लग दिया अपान एप्सिलॉन नॉट। उसी प्रकार से तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया E इक्वल टू लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट R। ये किसके कारण आ गया? एक सीधे अनंत लंबाई के तार में विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर ये लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व है। सदिश रूप में किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। अगर सदिश रूप में हम किसी भी जगह विद्युत क्षेत्र की बात करें तो हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं E इक्वल टू लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट R n कैप। जाहिर सी बात है कि जब सदिश की बात आ जाती है तो उसमें एकांक सदिश n कैप का गुणा कर देते हैं, तो वही जो परिमाण यहाँ निकलता है वही सदिश में हो जाता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र हमारी सदिश राशि है। यहाँ n कैप तार के किसी बिंदु के अभिलंब गुजरने वाले तल में त्रिज्य एकांक सदिश है। तो ये ध्यान देना है कि जो हमारा यल है, यन है, ये किसी भी बिंदु के अभिलंबवत यानी 90 डिग्री से गुजरने वाला जो तल है में त्रिज्य एकांक सदिश है। त्रिज्य एकांक सदिश है, कहीं कहीं इसको आर कैप भी लिखते हैं। जब लैम्डा धनात्मक होता है तो ई बहिर्मुखी होता है, और जब लैम्डा ऋणात्मक होता है तो यह अंतर्मुखी होता है। तो जाहिर सी बात है, पीछे भी पढ़ चुके हैं कि लैम्डा धनात्मक होगा तो इसका मतलब धन आवेश है, लैम्डा ऋणात्मक होगा तो इसका मतलब ऋण आवेश है। धन आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय बाहर की ओर निकलती हैं, और जब आवेश का मान ऋणात्मक होता है
तो विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय अंदर की ओर आती हैं। तो इसीलिए ई अगर लैम्डा धनात्मक है तो ई बहिर्मुखी है, लैम्डा ऋणात्मक है तो ई अंतर्मुखी है, यानी अंदर की ओर है। ध्यान दीजिए, जब हम सदिश ए को एकांक सदिश से गुणित अदिश के रूप में अर्थात कैपिटल ए इक्वल टू स्मॉल ए कैप के रूप में लिखते हैं तो अदिश ए एक बीजगणितीय संख्या होती है। जैसी बात है कि एक परिमाण है तो इसलिए बीजगणितीय संख्या हो जाती है। यह धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी। यदि ए ज्यादा है 0 से तो ए की दिशा एकांक सदिश ए कैप के समान होगी। यदि ए की वैल्यू 0 से कम है तो ए की दिशा ए कैप की दिशा के विपरीत होगी। तो इसको ध्यान देना। जब हम ऋणेतर मानों तक सीमित जैसे पीछे शून्येतर आता था तो उसका मतलब होता है कि शून्य ना हो, वैसे ऋणेतर का मतलब जो ऋण ना हो। तो वही कह रहा है जब हम ऋणेतर मानों तक सीमित यानी जो नॉन निगेटिव है, जो निगेटिव नहीं है, तो वही कह रहा है कि जब हम ऋणेतर मानों तक सीमित रखना चाहते हैं तो हम प्रतीक मॉड ऑफ ए का उपयोग करते हैं, यानी परिमाण का मान जो 0 नहीं है, ऋणात्मक नहीं है यानी निगेटिव नहीं है, करते हैं तथा इसे ए का मॉड्यूल या मापांक कहते हैं। इस प्रकार मॉड ऑफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी ए का जो परिमाण है वो 0 या 0 से अधिक होना चाहिए, यानी निगेटिव नहीं होना चाहिए। यह भी ध्यान दीजिए कि उपरोक्त चर्चा में यद्यपि पृष्ठ लैम्डा एल द्वारा परिबद्ध आवेश को ही केवल सम्मिलित किया गया था, परंतु विद्युत क्षेत्र इस समस्त तार पर आवेश के कारण है। तो ध्यान दीजिए कि हमने पृष्ठ पर जो आवेश था लैम्डा एल उसी को सम्मिलित किया था, परंतु विद्युत क्षेत्र ई समस्त तार पर आवेश के कारण, यानी पूरे तार पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। इसीलिए हमने सिलेंड्रिकल जो एरिया माना था उसमें बोला था कि अभिलंबवत भी जो धुरा है उसके अभिलंबवत भी हम विद्युत क्षेत्र मान सकते हैं। हालांकि चूंकि त्रिज्यीय है इसलिए विद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय निकल रही हैं, यानी सिलेंडर के पृष्ठ पर निकल रहे हैं, तो उधर ही फ्लक्स की बात करेंगे, धुरा जिधर है उधर नहीं करेंगे, परंतु निकलती सब जगह है। तो इसलिए हमने बताया था कि पॉइंट चार्ज की अगर बात करेंगे तो ध्रुवीय भी निकलेंगी। साथ ही यह कल्पना कर लेना कि तार की लंबाई अनंत है, इस कल्पना के बिना हम विद्युत क्षेत्र ई को बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं ले सकते। तो अगर हम तार की लंबाई को अनंत नहीं मानेंगे तो एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ अभिलंबवत नहीं ले सकते। तथापि लंबे तार के बेलनाकार भागों के चारों ओर जहां अंत प्रभाव यानी इन डिफेक्ट की उपेक्षा की जा सकती है, विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण 1.32 सन्निकटता सही है। तो ये कहने का मतलब कि जब हम अनंत लंबाई ले लेते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि छोर जो है वो बहुत दूर है, यानी इन डिफेक्ट लागू हो रहा है, मतलब अंत नहीं दिख रहा है, तो वहां पर हम विद्युत क्षेत्र के लिए ये समीकरण लागू कर सकते हैं, यानी बहुत सन्निकटता सही है, यानी लगभग सही उत्तर देता है। अब आगे आ जाता है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।